morning, students. Good morning, ma'am. How are you all? Good morning. We all are fine, ma'am. What about Good. you? You must. So, I am going to start new chapter. Chapter 4 of history. Mughal Empire. है ना? The chapter name is Mughal Empire. Key aspects of this chapter is what about we will read about the Mughal emperors, and we'll study about the डिफीट ऑफ द लोधीज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल रूल. हम ये पढ़ेंगे कि मुगल रूल कैसे एस्टेब्लिश हुआ, कैसे उसने अपनी जो एम्पायर को एक्सपेंड किया, कैसे कंसोलिडेट किया, कैसे रूल ओवर किया. Ma'am, your voice is very low. Voice is very low. Okay. Brief description. Shershah Suri. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay. Okay. Come on time, beta. मैम क्लास चल रही थी. Okay. Mughal administration. We'll Good study morning, ma'am. about the good morning. Mughal administration, government, agriculture, economic during the period. So basically, we'll study about the Mughals, Mughal Empire and Mughals. So, the Mughals were the descendant of the two great rulers of Central Asia. जो मुगल्स थे वो डिसेंडेंट थे सेंट्रल एशिया के दो महान लीडर के. डिसेंडेंट मतलब होता है उनके वंशज, जिसे हम कह सकते हैं. फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान. मदर साइड से जो मुगल्स के बारे में बात कर रही हो, ये अपनी मदर साइड मतलब आप कह सकते हो नानी हाउस. मदर साइड से दे वर द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खान. चंगेज खान के ये डिसेंडेंट थे who ruled over मंगोल ट्राइब्स, जिसने मंगोल ट्राइब पे रूल ओवर किया था. चंगेज खान कौन था? जिसने मंगोल ट्राइब्स में रूल ओवर किया था. चाइना एंड सम अदर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया एंड फ्रॉम देयर फादर साइड मतलब मंगोल ट्राइब्स पे किया, चाइना पे किया, और सेंट्रल एशिया के कुछ एक पार्ट्स पे भी चंगेज खान ने रूल ओवर किया था. Excuse me, ma'am. यस. Ma'am, Lodi is the last dynasty of the Delhi Sultanate. So, ma'am, Mughal also governed the Delhi. Yes, we'll study thoroughly in this chapter, है ना? We'll discuss. Definitely we'll discuss in this chapter, है ना? Just Excuse me, ma'am. yes. Speak up, beta. When did you first take exam? कब हाँ. बताओगे मैम? मार्क्स बेटा, मार्क्स बता दिए जाएंगे जब भी आपको रिजल्ट पूरा आएगा. अभी फिर हमें फोकस करना है चैप्टर पे, ठीक है ना? ये टाइम हमारा चैप्टर पढ़ने का. ये आप कभी पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन चैप्टर से रिलेटेड. अगर इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, है ना? ओके मैम. तो ma'am. मदर साइड ये चंगेज खान थे. चंगेज जो मदर साइड जो मदर की तरफ थे वो चंगेज खान के डिसेंडेंट थे, जिन्होंने मंगोल ट्राइब्स पे रूल ओवर किया चाइना में और सेंट्रल एशिया के कुछ पार्ट में. फादर साइड से दे वर द सक्सेसर ऑफ तिमूर. फादर साइड से ये जो सक्सेसर थे तिमूर के सक्सेसर थे, ठीक है? दोनों अलग अलग उससे. ये जो बाबर सबसे पहले फर्स्ट मुगल एम्परर था बाबर, जो आया था इंडिया में. तो ये इसकी मदर साइड से चंगेज खान के थे, चंगेज खान के डिसेंडेंट थे, और इधर से फादर साइड से तिमूर के सक्सेसर थे. क्लियर? द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड इन इंडिया बाय ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर. बाबर का पूरा नाम कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखो, यहीं से आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते चलो. बाबर का जो पूरा नाम है वो ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर. ये 1526 में इंडिया में आए थे और इन्होंने फुल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है ना? अकबर बेटा बाद में है, मैं बाबर की बात कर रही हूँ. बाबर के अपन सारा पढ़ेंगे. बाबर का पूरा नाम है ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है? अकबर का नहीं है. अकबर तो इनके वंशज थे, सक्सेसर्स थे. विल स्टडी, है ना?
डेफिनेटली वील स्टडी, बट अभी फोकस करो यहाँ चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, ठीक है। जब मुगल एम्पायर जो इसकी नींव रखी गई थी वो 1526 में रखी थी, और कैसे रखी थी, इन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था बाबर ने। 1526 में एक बैटल हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, तो इसमें इन्होंने डिफीट किया था। तब से मुगल एम्पायर की जो फाउंडेशन रखी गई थी, ठीक है। अब बाबर का हम देखते हैं कि बाबर कितने सालों तक बाबर ने यहाँ पे रूल ओवर किया। बाबर, फुल नेम बाबर का आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर। ये कौन थे? फर्स्ट मुगल एम्परर थे हु असेंडेड द थ्रोन ऑफ फरगना, अ स्मॉल सेंट्रल एशिया। ये जो इन्होंने ये सेंट्रल एशिया, फरगना मैंने बताया था चंगेज खान का, और ये तैमूर सेंट्रल एशिया से एसोसिएटेड थे। तो फरगना एक स्मॉल सेंट्रल एशिया किंगडम थी 1494 एडी में। 12 इयर्स की एज में इन्होंने वहाँ का सिंहासन संभाल लिया था बाबर ने। सेंट्रल एशिया की बात कर रही हूँ। इंडिया में वो आए थे 1526 में, जब उन्होंने लोदी को परास्त किया था, डिफीट किया था। ही कैप्चर्ड काबुल देन। 12 साल की एज में बाबर ने अपना सिंहासन संभाल लिया था। इन्होंने काबुल को कैप्चर किया। देन ही इन्वेडेड इंडिया। फिर इन्होंने जब काबुल कैप्चर कर लिया, फिर इन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेड किया, और जो लोदी था उनको हराया था। फर्स्ट बैटल ऑफ, किसमें हराया था, जल्दी से बोलिए। लोदी और बाबर के बीच कौन सा? बाबर ने किसको हराया था और कब हराया था, जल्दी से बोलिए। बाबर ने लोदी को हराया था। हाँ, 1526 एडी में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, ठीक है। Ibrahim Lodi at Panipat in 1526. This battle is known as the first battle of Panipat. इस बैटल को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाना जाता है। The entire area up to Delhi and Agra was brought under Babar's control. इस बैटल को विन करने के बाद, है ना, जो एंटायर एरिया था दिल्ली का, आगरे का, वो बाबर के कंट्रोल में आ चुका था, बाबर के कंट्रोल में हो गया था। बाबर also defeated the heroic Rajput ruler Rana Sanga in the battle of खानवा। बाबर ने एक और राजपूत रूलर जो कि बहुत ब्रेव था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, राणा सांगा, उनको बैटल ऑफ खानवा में डिफीट किया था। अ प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द आगरा। आगरा से 40 किलोमीटर दूर था खानवा, वहाँ पे बाबर ने राणा सांगा को डिफीट किया था। बैटल ऑफ खानवा के नाम से जाना जाता है। The Battle of Khanwa made Babar's position stronger in the Delhi-Agra region. अब जब खानवा के युद्ध में उन्होंने राणा सांगा को हराया तो उनकी पोजीशन क्या हो गई, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, और ज़्यादा मजबूत हो गए वो, है ना। बेसिकली कहाँ पे हो गए, दिल्ली आगरा रीजन में उनकी पोजीशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली गई। He defeated the Rajputs at चंदेरी in 1528 एडी में। इन्होंने राजपूत्स को भी चंदेरी में, जो 1528 एडी में हुआ था, यहाँ पे भी राजपूत्स को बाबर ने डिफीट किया। बाबर ऑल्सो ट्राइड टू क्रश द अफगान चीफ ऑफ बंगाल एंड बिहार रीजन। बाबर ने कोशिश की कि जो अफगान चीफ थे, जो बंगाल और बिहार रीजन में थे, जो रूल ओवर कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की बाबर ने कि इनको क्रश करने की, इनको भी डिफीट करने की कोशिश की। बट ही डाइड इन 1530 एडी। बाबर का जो जिस टाइम जो ड्यूरेशन रहा वो 1526 से 1530 तक रहा, लेकिन इससे पहले ही 1530 में बाबर की डेथ हो गई। बिफोर ही कुड स्ट्रेंथन हिज होल्ड ओवर द कॉन्कर्ड रीजन। इससे पहले कि वो अपने एम्पायर को और एक्सटेंड करते और युद्ध लड़ते, उससे पहले ही इनकी डेथ हो गई। बाबर्स एडवेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू मेड ऑफ वॉरफेयर इन इंडिया। बाबर के एडवेंट से, मतलब एडवेंट आता है आगमन से, जब वो बाबर आया इंडिया में तो उसने इंडिया में न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, नया तरीका। ही शोड हाउ विक्ट्री कैन बी अचीव बाय स्किल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिलरी एंड कैवलरी।
उन्होंने ये दिखाया कि जो कैसे हम मतलब जीत अचीव, विक्ट्री को अचीव कर सकते हैं स्किल कॉम्बिनेशन से, आर्टिलरी आर्मी से, केवलरी मतलब होता है कि घोड़े हाथी को यूज करते हुए सैनिक को उन पे, तो उस कॉम्बिनेशन से कैसे हम अपने स्किल से विक्ट्री को अचीव कर सकते हैं, ये बाबर ने दिखा दिया. हिज विक्ट्रीज मेड गन पाउडर एंड आर्टिलरी वेरी पॉपुलर इन इंडिया. उनकी विक्ट्रीज, उनकी जीत, जो जिन्होंने गन पाउडर और आर्टिलरी से पूरे इंडिया में पॉपुलर हो चुकी थी. ये इन्होंने सब फर्स्टली इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था. एक तो आप है ना बिल्कुल टाइम पे आया करिए, क्लास के बीच में डिस्टरबेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है. ट्राई टू कम ऑन टाइम, है ना. बाबर वॉज ए स्कॉलर ऑफ पर्शियन, टर्किश एंड अरेबिक. इनको पर्शियन में भी काफ़ी महारत थी इनको, टर्किश में भी और अरेबिक में भी. इनका जो फेमस मेमोयर था तुजुक बाबरी, इन्होंने जो लिखा था, काफ़ी इंटेलिजेंट रहे, इनको तीनों लैंग्वेज पे कमांड था. तुजुक बाबरी, ये याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है. तुजुक बाबरी क्या था, फेमस मेमोयर था. और बाबरनामा, तुजुक बाबरी और बाबरनामा इज रिगार्डेड एज ए ग्रेट लिटरेरी वर्क इन विच he describes about the physical features and natural beauty of India. बाबरनामा या तुजुक बाबरी एक ही बात है. स्टूडेंट्स अभी तक आ रहे हैं? ठीक है. इनका बहुत लिटरेरी मतलब एक ग्रेट लिटरेरी वर्क माना जाता है बाबरनामा और तुजुक बाबरी, इन विच ही डिस्क्राइब्स अबाउट द फिजिकल फीचर. इसमें इन्होंने फिजिकल फीचर एंड नेचुरल ब्यूटी इंडिया के डिस्क्राइब की हुई है. बहुत अच्छे से इंडिया को डिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसा नेचर है यहाँ पे, कि क्या फिजिकल फीचर्स हैं, ये इन्होंने डिस्क्राइब किया है. अब बाबर की तो डेथ हो गई थी, उनके बाद जो सक्सीड किया, जिन्होंने सक्सीड किया वो थे हुमायूं. इनका जो शासन रहा वो 50, बाबर के बाद किसका था, हुमायूं. हुमायूं का जो रेन ओवर उन्होंने किया 1530 टू 1540 एडी एंड 1555-1556 एडी तक इन्होंने रूल ओवर किया. इन 1530 एडी बाबर सन नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनका भी पूरा नाम, हुमायूं का पूरा नाम है नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, इनहेरिटेड बाबर्स थ्रोन. इनको जो गद्दी मिली वो बाबर के बेटे थे, इसलिए हुमायूं को मिली. Humayun lost his kingdom to Sher Shah, an Afghan chief of Bihar, who defeated Humayun at the Battle of Chausa. हुमायूं ने एक राज, जो शेरशाह सूरी ने अफगान चीफ था बिहार का, उन्होंने डिफीट किया था हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा में. यहाँ हुमायूं हार गए थे, जो अफगान चीफ था शेरशाह उससे. ठीक है, 1539 एडी में कन्नौज में. In 1555 AD, after Sher Shah's death, Humayun managed to recapture Delhi and Agra and re-establish Mughal rule in India. 1555 AD में जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी, शेरशाह की डेथ हो गई थी, तो हुमायूं ने वापस से अपना जो रीजन था वो रिकैप्चर किया, वापस से कॉन्कर किया दिल्ली आगरा रीजन, और वापस से मुगल रूल को एस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में. एक बार तो हो ही गया था, शेरशाह सूरी ने हरा ही दिया था, लेकिन उन्होंने वापस से रिकैप्चर किया और रीएस्टेब्लिश किया. बट ही डिड नॉट लिव लॉन्ग टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ हिज विक्ट्री. लेकिन ये भी अपनी विक्ट्री को एंजॉय करने के लिए बहुत लंबे समय तक नहीं जी सके, इनकी भी डेथ हो गई थी. ही डाइड फ्रॉम द fall while coming downstairs from the first floor of the library building in his fort at Delhi in 1556. इनकी डेथ कैसे हुई थी, ये इनके जैसे इनकी एक लाइब्रेरी थी, फर्स्ट फ्लोर पे लाइब्रेरी थी, वहाँ के स्टेयर्स से ये गिर गए थे, तो गिरते ही इनकी डेथ हो गई थी इनके फोर्ट में, और इनकी डेथ हुई थी 1556 में. Humayun's wife built a magnificent mausoleum
फॉर हिम कॉल्ड द हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं की जो वाइफ थी इन्होंने उनकी याद में हुमायूंस टॉम्ब बनाया है ना, मौजिलम बनाया जिसको टॉम्ब के नाम से जाना जाता है। इट्स रिमार्केबल फीचर इज द मैग्निफिसेंट डोम ऑफ वाइट मार्बल, इसका जो सबसे रिमार्केबल फीचर है इस जो हुमायूंस टॉम्ब का वो है मैग्निफिसेंट डोम, डोम बने हुए हैं, आप देखोगे डोम बने हुए हैं, ये डोम है सारे है ना, ये वाइट मार्बल से बने हुए हैं। इनके बाद बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद किसने रूल ओवर किया, शेरशाह ने। 15 मतलब बाद नहीं, इस बीच में इन्होंने वापस से रिकैप्चर किया था। शेरशाह सूरी के बारे में अलग से बताया हुआ है तो ये अपन पढ़ लेते हैं। इनका शेरशाह का जो इन्होंने रूल ओवर किया 1542 1545, ओनली 5 ईयर्स के लिए थे बीच में, फिर वापस से मुगल्स ने रीएस्टेब्लिश कर लिया था अपने रीजन्स को रिकैप्चर करके। शेरशाह बर्थ नेम वाज फरीद खान, शेरशाह का जो बर्थ नेम था वो फरीद खान था। He killed a fully grown tiger with his bare hands, ये इतने बहादुर थे, इतने ताकतवर थे शेरशाह, इन्होंने क्या किया था, फुली ग्रोन, एक फुली ग्रोन मतलब बड़ा टाइगर जो ग्रोन हो चुका, एडल्ट जिसे कहते हैं, अपने खाली हाथों से बिना हथियार के उसको मार दिया था। शेर से लड़ाई हुई थी तो शेर को परास्त कर दिया था। जंगल में है, बिहार के जंगल में इन्होंने शेर से युद्ध हुआ और बिना किसी हथियार के इन्होंने शेर को परास्त कर दिया था, इसीलिए इनका नाम शेर खान रखा गया है ना। इसीलिए इसी बात से, इसी इंसिडेंट के बाद से इनका नाम फरीद से बदल के शेर खान हो गया, द लायन किंग, इसका मतलब है लायन किंग। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सुर डायनेस्टी, ये जो फाउंडर रहे, सुर डायनेस्टी के फाउंडर रहे। शेरशाह ruled over a huge empire extending from Bengal to the Indus, शेरशाह ने जो रूल ओवर किया ह्यूज एम्पायर को जो कि एक्सटेंडेड था बंगाल से लेके इंडस तक। शेरशाह वॉज ए ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर, ये एक बहुत ही ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर रहे। He re-established law and order and paid great attention to the development of trade and commerce and the improvement of communication in his kingdom. शेरशाह बहुत ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर तो थे ही, उन्होंने अपने लॉ और ऑर्डर को री-एस्टेब्लिश किया एंड पेड ग्रेट अटेंशन टू द डेवलप, और ज़्यादातर डेवलपमेंट पे, जो ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट पे ज़्यादा अपना अटेंशन पे किया है ना। कम्युनिकेशंस में भी इम्प्रूवमेंट किया अपनी किंगडम में। शेरशाह बिल्ट मैनी रोड्स, शेरशाह ने बहुत सारी रोड्स का निर्माण कराया, कंस्ट्रक्शन कराया। He also set up 1700 stairs of inns to provide safe stay for travelers. Inns होती है जैसे जो ट्रैवलर्स हैं, अब बहुत लंबी लंबी यात्राएं, पहले इतने ट्रांसपोर्ट के, इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना डेवलप नहीं था तो लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। तो सराय और इंस बोलते हैं एक जहाँ पे वो रुक के रेस्ट करें और वहाँ पे मतलब कोई जानवरों से बचाव रहे, प्लस एक स्टे, सेफ स्टे उनको, जिसको कहते हैं सराय। इन्होंने सेटअप किया 1700 सराय और इंस, ताकि सेफ स्टे, जो ट्रैवलर्स हैं उनका सेफ स्टे रह सके। द रोड्स एंड सरायज बिल्ड बाय शेर खान वर कॉल्ड द आर्टरीज ऑफ हिज एम्पायर, जो रोड बनाई थी, जो सराय बनाई थी शेरशाह ने, ये आर्टरीज ऑफ उसकी एम्पायर की आर्टरीज कहलाती हैं, मतलब बहुत अच्छा काम किया था। दे हैड बीन क्विकनिंग द ट्रेड एंड कॉमर्स इन हिज एम्पायर, इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स में जल्दी से इम्प्रूवमेंट करके, डेवलपमेंट करके बहुत मतलब बड़ा प्रमोट किया था, बढ़ाया था, इवोल्व किया था। टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स ही स्टैंडर्डाइज्ड कॉइन्स एंड वेट्स एंड मेजर्स, इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए इन्होंने क्या किया, कॉइन्स और वेट की मेजरिंग को स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया। पहले कोई ऐसा था नहीं, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ एक्सचेंज कर लो, लेकिन कॉइन और वेट को बहुत इन्होंने कहा कि अगर 1 किलो चीज़ मांगिए तो 1 किलो ही होनी चाहिए,
ऐसा नहीं कि आधा किलो दे दें या 3/4 दे दें। शेर शाह मेड फाइन कॉइन्स ऑफ गोल्ड, शेर शाह ने गोल्ड के कॉइन्स, सिल्वर एंड कॉपर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के कॉइन्स बनाए। कि कॉइन्स पहले, अभी जो कॉइन्स चलते हैं वो डिफरेंट मेटल के होते हैं, पहले गोल्ड कॉइन्स चलते थे, फिर सिल्वर कॉइन्स आए, फिर कॉपर कॉइन्स आए, और एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड के, मतलब ऐसा नहीं कोई भारी कोई हल्का नहीं, स्टैंडर्ड जो था यूनिफॉर्म था उनका, एक जैसा था। He fixed standard weights and measures and introduced all over the empire. इन्होंने इस जो वेट का स्टैंडर्ड है उसको फिक्स कर दिया था, है ना, और जो मेजर्स थे उसको फिक्स कर दिया था और पूरे अपने एम्पायर में ये इंट्रोड्यूस कर दिया था। शेर शाह वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, ये बहुत स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे और लॉ और ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया हुआ था इन्होंने। अकॉर्डिंग टू अब्बास सरवानी, एक हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने ये लिखा है, अ हिस्टोरियन ऑफ दैट पीरियड एंड ओल्ड वीमेन माइट प्लेस ए बास्केट full of gold ornaments on the head and go on a journey, and in the way no thief or robber would come near her for fear of the punishment which Sher Shah inflicted. अब्बास सरवानी ने लिखा, जो हिस्टोरियन थे, इस पीरियड के हिस्टोरियन रहे, एक बूढ़ी औरत जिसने गोल्ड ऑर्नामेंट से अपनी पूरी बास्केट भरी हुई है, फुल ऑफ बास्केट है, और वो रास्ते में जा रही है, जर्नी पे जा रही है, और रास्ते में उसको ना तो कोई चोर का डर है ना डाकुओं का डर है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का स्ट्रिक्टनेस को डिस्क्राइब किया है इस एग्जाम्पल से कि इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो बेखौफ होके ऑर्नामेंट्स जो थे अपने टोकरी में भर के वो रास्ते में जा रही है, और उसको कोई डर नहीं है, ना थीफ का ना रॉबर्स का। would come near her for fear of the punishment which Sher Shah, उसको ये पता था कि कोई उसको लूटेगा नहीं, कोई उसको चोरी नहीं करेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था इस सब चीज़ के लिए। शेरशाह सूरी का जो शेरशाह ने इन्फ्लिक्टेड किया हुआ था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट था, तो लोग डर के, बहुत लोग क्या कहते हैं रॉबर्स हैं, इनको बहुत डर था। तो बहुत आराम से लोग, कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा था कि लोग बेखौफ रहते थे, है ना, विदाउट एनी फियर। शेरशाह ऑल्सो पेड स्पेशल अटेंशन टू द लैंड सिस्टम, शेरशाह ने लैंड सिस्टम में भी अपना अटेंशन पे किया, आर्मी पे किया एंड जस्टिस पे किया। शेरशाह वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ द कल्टिवेटर्स, शेरशाह बहुत कंसर्न थे, मतलब बहुत जिसे कहते हैं कंसर्न करना, मतलब फील किया उन्होंने कल्टिवेटर्स के वेलफेयर के लिए, बहुत कंसर्न, मतलब बहुत इन्वॉल्व हो रहते थे, मतलब उनका बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। Every farmer in Sher Shah's empire was given a document called patta, which already mentioned the area sown, types of crop. जो हर फार्मर था शेरशाह के एम्पायर में, उनको एक डॉक्यूमेंट दिया जाता था जिसे पट्टा आज भी चलता है, कि हाँ ये पर्टिकुलर लैंड आपकी है और इसमें क्या आपको बोना है, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन सी होंगी, ये सब पट्टा जिसे लिख दिया जाता था, एक डॉक्यूमेंट टाइप का होता है, उसमें लिख दिया जाता था, ठीक है, कि कौन सी क्रॉप्स होंगी। और cultivated and the amount each peasant had to pay the state and as land revenue, a document like this tried to ensure that the cultivator are not cheated by the revenue collectors. जो cultivated amount था हर peasant को जो पे करना पड़ता था स्टेट को लैंड रेवेन्यू के रूप में, टैक्स के रूप में, जो डॉक्यूमेंट था वो इसलिए बनाया गया था, पट्टा नाम का डॉक्यूमेंट, ये इंश्योर करने के लिए बनाया गया था कि जो कल्टीवेटर्स हैं उनको कोई रेवेन्यू कलेक्टर चीट ना करे। मतलब एक पट्टा जिसमें डिक्लेयर कर दिया कि ये आपकी लैंड है, इस टाइप की क्रॉप आप ग्रो कर रहे हो, फिर इससे क्या होगा, जो रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, टैक्सेस जो कलेक्ट करते थे, वो इनको चीट ना करें, ये इसलिए कल्टीवेटर्स के फेवर में ये इन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की थी। शेरशाह इंट्रोड्यूस मैनी इम्प्रूवमेंट्स इन हिज ब्रीफ
reign of 5 years, 5 साल का केवल उनका शासन रहा। 5 साल में उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए राज्य में, बहुत सारी वेलफेयर के काम किए, बहुत अच्छे काम किए केवल 5 साल में। शेरशाह डाइड इन 1545। शेरशाह की डेथ हो गई थी 1545 में। हिज सक्सेसर रूल्ड अंटिल हुमायूं रिस्टोर्ड मुगल रूल इन 1555। हुमायूं जो कि पहले हार गया था इनसे, इनकी डेथ के बाद जो मुगल एम्परर था हुमायूं, उसने अपने किंगडम को वापस से रिस्टोर किया, रीएस्टेब्लिश किया, रिकैप्चर करके। उसके बाद शेरशाह के बाद जो आए थे वो थे अकबर। अब अकबर के बारे में हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। अकबर का जो शासन था 1556 से लेके 1605 तक रहा था। हुमायूं was succeeded by his son अकबर in 1556 AD। हुमायूं का बेटा था अकबर, जो 1556 में जब ये 14 इयर्स के थे, ये इनको राजा बना दिया गया था, है ना। और इनकी गार्डियनशिप दे दी गई थी बैरम खान को, मतलब इनके अंडर में थे। 14 साल का बच्चा इतने वास्ट एम्पायर को कैसे संभालता, तो इनको गाइड करने के लिए बैरम खान को अपॉइंट कर दिया गया था, या गार्डियनशिप दे दी गई थी। देखो ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है। अकबर का कोर्ट था, इसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग थे, बहुत ब्रिलियंट लोग थे। 9 जेम्स के नाम से जाना जाता था उनको, नवरत्न जिसे कहते हैं ना, अकबर के नवरत्न। उसमें थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा और ऐन अकबरी लिखी है। जिन 9 जो रत्न कहते हैं, 9 रत्न जिसे कहते हैं, वो थे, पहले थे अबुल फजल जो अकबरनामा और ऐन अकबरी जिन्होंने लिखी है। सेकंड थे फैजल, पोएट थे, ये बहुत अच्छे पोएट थे उनके दरबार में। मियां तानसेन, ये ग्रेट म्यूजिशियन थे। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि जब इनका म्यूजिक बनता था तो दीपक जल जाते थे, है ना। आसपास में जितने भी दीपक थे, इतना मधुर म्यूजिक था इनका कि आसपास के दीपक जल उठते थे। तो इनके दरबार में थे ये। बीरबल था, जो आपने सुना होगा, अकबर बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी, सुनी है कभी? हाँ, इनके बहुत, हाँ बोले। बीरबल अकबर का मंत्री था, हाँ, उनके राज्य में। सही गलत बताता था। सही नहीं, मतलब ये बहुत विटी थे, दिमाग बहुत था इनमें। तो जैसे कई बार डिसीजंस में अकबर को प्रॉब्लम आती थी, तो वो इन बीरबल से डिस्कस करते थे, तो बीरबल बिल्कुल सही सजेशन देता था उनको, है ना। और बताइए, और क्या पूछा है ना। और बहुत विटी थे ये, बहुत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ऐसे हल्के में, आपने कभी स्टोरीज में देखा हो, टीवी पे भी आया अकबर एंड बीरबल, तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटे से उसमें सुलझा दिया करते थे, बहुत विटी थे कुल मिला के। राजा टोडरमल थे, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में थे। राजा मानसिंह जनरल एंड कमांडर इन चीफ थे। फाकिर अजियाउद्दीन, ये मिस्टिक एंड एडवाइजर थे अकबर के। अबुल रहीम खान खाना, ये पोएट थे। बैरम खान के ये बेटे थे। बैरम खान कौन थे, जल्दी से बताइए, बैरम खान कौन थे? मैम जब अकबर उनकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी, हाँ, अकबर की गाइड थे, गार्जियन थे, है ना। मुल्ला दो प्याजा एडवाइजर थे। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में थे, अकबर के काफी इम्पोर्टेंट माने गए ये। अब बाकी का अपन विल कंटिन्यू टुमारो। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, you can ask. Okay, ma'am. You all understood? Okay, we'll continue tomorrow. Okay, ma'am. Okay, beta. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. जल्दी मेरे असिस्टेंट को कॉल लेकर आ लेना। Bye.